हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। इससे पहला जो टॉपिक न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो बहुत दिन पहले आपको वीडियो बनाया गया था। ठीक है, तो काफ़ी गैप हो गया है, लेकिन कुछ किसी कारणवश आपका ये कुछ दिन का गैप रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो आज पावर प्लांट में नए चैप्टर का स्टार्ट करना है। इससे पहले वीडियो में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया। उससे पहले वीडियो में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया। तो अभी तक हमने पूरे पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हमने 3 चैप्टर को कवर किया है। पहला था थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग, दूसरा है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, तीसरा है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। इससे पहले वीडियो में हमने भी इन तीनों चैप्टरों के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि जो तो तीनों चैप्टर हैं, चाहे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, चाहे अन्य आपके किसी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ये आपके तीनों चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो इस ध्यान में देखते हुए, ठीक है, उन तीनों चैप्टरों को हमने कहा भी था कि उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दें कि उन तीनों चैप्टरों से 30 नंबर के क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं। कंफर्म है कि 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं उस सेक्शन से। 20 नंबर के सेक्शन अभी से जो आज से जो भी आपके वीडियो बनाए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे, उसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इससे पहले वाले तीनों चैप्टरों में से 30 नंबर का मार्क बहुत मायने रखता है। तो उन तीनों चैप्टरों को आप ध्यान से पढ़िएगा। उसमें ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन लगभग हमने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हर चैप्टर की, उसके बारे में हमने बताते गए कि टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, चैप्टर से पक्का है, लगभग आता ही आता है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पहले वीडियो का या पहले क्लासों में पढ़ाए जाने वाले सब टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो पहला था आपका थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग, दूसरा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, आपका लास्ट डे में आपको पढ़ाया गया वो था न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तीन सब के पढ़ाने के बाद, ठीक है, आपका ये तो रहा पूरे सेक्शन। इसके बाद आपका शुरू होता है एक आपका गैसेस पावर प्लांट। तो ये चैप्टर जो है उसको बाद में हम छोड़ देते हैं, उससे कुछ दिनों के बाद आपके जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, डीजल पावर प्लांट है तो इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज से आपको डीजल पावर प्लांट के बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपको बताना है, तो इसे ध्यान से आप सुनते रहिए। ठीक है, तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि डीजल पावर प्लांट है क्या। ठीक है, तो डीजल पावर प्लांट के बारे में जानने से पहले आपने डीजल पावर प्लांट के बारे में अगर मैं बता भी दूं संक्षेप में, तो आप ये जानिए कि आपके आसपास जो जनरेटर से चलने वाले जो भी आपके इंजन होते हैं, उन्हीं को हम डीजल पावर प्लांट के अंतर्गत करते हैं। आपके देखे होंगे जनरेटर वो रहा होगा, ठीक है, जो डीजल से कम चलता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कार्य करता है। तो पूरा जो छोटा सा पोर्शन है जो आपका कम स्थान घेरने का कार्य करता है, तो ठीक है, तो वही आपका क्या है, वो डीजल पावर प्लांट है। तो डीजल पावर प्लांट आप देखते हैं उसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि फ्यूल डालकर हम आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। किसके द्वारा? आपके जनरेटर द्वारा। ठीक है, तो जनरेटर जो होता है एक इंजन होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कार्य करते हैं। तो ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं आप देखते होंगे, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान देखते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो डीजल पावर प्लांट का क्या एडवांटेज है अन्य तीनों पावर प्लांटों की तुलना में, तो इसके बारे में कुछ अध्ययन करना है। तो देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला जो एडवांटेज है डीजल पावर प्लांट का, वो है कि जो डीजल पावर प्लांट का निर्माण तथा उसका स्थापन, मतलब उसे जो उसको निर्माण करते हैं तो उसका आसान होता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने जो, चाहे आपका थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, उनको लगाने में इतनी आसानी नहीं था, क्योंकि हर चीज़ की समस्या थी। उसमें जगह का चुनना, वो चीज़ें जो भी उसकी फ्यूल है उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, अन्य चीज़ें समस्याएं थी। ठीक है, तो लेकिन जो डीजल इंजन जो आपका पावर प्लांट होता है, इसका मतलब निर्माण करना, ठीक है, इसका बहुत आसान होता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट रहा इसका, ये है आसान होता है।
ठीक है, निर्माण तथा स्थापना इसका आसान होता है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें प्लांट के लिए कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसीलिए डीजल इंजन आपका डीजल पावर प्लांट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डीजल जो पावर प्लांट के लिए कम जगह की आवश्यकता पड़ती है, वो कम ही स्थान पे आपका जगह घेरता है। जैसे आपने वही बताया, जो आपने जनरेटर देखा होगा, जो आपके कहीं ना कहीं जो एसी जनरेट करने का कार्य करता है, उसका आपने साइज भी देखा होगा, जो स्थान घेरता है काफ़ी आपको छोटा होता है। ठीक है, तो वही है, प्लांट के लिए कम आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है आपका फ्यूल स्टोरेज के लिए कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। जो फ्यूल स्टोरेज के लिए कम जगह की आवश्यकता पड़ती है, क्यों? क्योंकि उसमें यह है कि उसे हम जब चाहे तब चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टार्ट होने में समय लगता है नो, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस होती हैं, ठीक है, बाधाएं उत्पन्न भी नहीं होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे फ्यूल स्टोरेज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमें कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जितना उसकी टैंक होती है, टैंक में ही बस हम क्या करते हैं, जितनी फ्यूल उसकी आवश्यकता होती है उतना उसमें डाले रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एज डिस्पोजल की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। एज डिस्पोजल की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि अन्य जो भी आपके पावर प्लांट थे, जैसे थर्मल पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत ये था कि कुछ ऐसे इकट्ठे होते थे, क्योंकि वो आपका फ्यूल था, फ्यूल के बर्न होने पर आपका हीट एनर्जी जनरेट होता था। हीट एनर्जी क्या करते थे, हम टरबाइन के ब्लेड पे गुजारते थे, जिससे टरबाइन की ब्लेड रोटेट होती थी, जिससे आपका जो जनरेटर होता था वो भी रोटेट होता था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती थी। इस प्रकार हम क्या करते थे कि हम हीट एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं, तो कहीं भी हीट एनर्जी जब उत्पन्न होती है तो कुछ ना कुछ आपके क्या कहते हैं, आपके डिस्पोजल होते हैं, ठीक है, जो निकलते हैं, तो उनकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी फ्यूल का कंबंसन नहीं होता है कि उसमें राख इकट्ठा हो, ठीक है, इस प्रकार का चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए इसमें एज डिस्पोजल की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसके अलावा तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कम वर्कर की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपकी जो डीजल पावर प्लांट में आपकी कम वर्कर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट में चाहे हाइड्रो पावर प्लांट में उसमें क्या है, सेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वर्करों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे कि इंजन है उसके रख रखाव के लिए जो भी आपके वर्कर होते हैं बहुत कम आवश्यकता में पड़ती है। इसके अलावा डीजल पावर प्लांट को हम लोड सेंटर के बहुत समीप स्थापित किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन जो पॉइंट होता है यही है कि जो भी आपका कोई भी प्लांट है लोड सेंटर से कितनी दूर है, क्योंकि इससे पहले जो भी आपके वीडियो में तो चाहे थर्मल हो, चाहे वही चीज़ें बता रहा हूँ बार बार, हाइड्रो है चाहे आपका न्यूक्लियर है, तो हम देख रहे थे कि कोई भी आपका प्लांट हो, प्लांट में जो लॉसेस होते हैं उस जनरेटिंग स्टेशन में कम, सबसे ज़्यादा लॉसेस उसके ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आते हैं। टोटल लॉस का लगभग 60 से 70% आपका लॉसेस क्या है, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में ही होता है। तो इसलिए अगर कोई भी आपका प्लांट लोड सेंटर के काफ़ी समीप होगा तो क्या होगी कि लॉसेस आपकी कम होंगे, ठीक है, तो ये समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी, ठीक है, तो इस चीज़ था। तो इसीलिए जो डीजल पावर प्लांट होता है लोड सेंटर के काफ़ी समीप स्थापित किया जा सकता है, इसलिए लॉसेस को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा है डीजल प्लांट की जो इफिशिएंसी होती है काफ़ी अधिक होती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाएगा आपका, जो डीजल पावर प्लांट की इफिशिएंसी है काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा डीजल पावर प्लांट की कूलिंग के लिए कम कूलिंग वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी डीजल पावर प्लांट होता है उसकी कूलिंग के लिए हमें कूलिंग वाटर की आवश्यकता कम पड़ती है, ठीक है। इससे पहले आपने देखा था चाहे आपका थर्मल हो चाहे आपका न्यूक्लियर हो, जब टरबाइन की ब्लेड पर से जो भी स्टीम बची हुई गिरती थी उसे कूलिंग करने में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती थी या बहुत समय लगता था, हर चीज़ें ज़्यादा आती थी, तो कूलिंग की समस्या आपकी ज़्यादा आती थी। इसमें कूलिंग की समस्या कम होती है, वो इसलिए कूलिंग वाटर की भी आवश्यकता कम होती है। ये रहे एडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका डिसएडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट।
तो डीजल पावर प्लांट जो डीजल पावर प्लांट के डिसएडवांटेज के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए डिसएडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो पहला इसका है डिसएडवांटेज क्या है कि जो डीजल पावर प्लांट का उपयोग केवल हम छोटे आकार के प्लांट में ही किया जाता है। ठीक है, देखिए तो ये तो आपने इसका उदाहरण आपने आसपास भी देखे होंगे। जैसे आपके सिंपल हम अपने कॉलेज की बात कर लें या किसी आप अपने घर के बारे में बात कर लें, तो आपने देखा होगा कि क्या है कि जो भी डीजल पावर प्लांट होते हैं या जनरेटर होता है, वो हम एक पर्टिकुलर एरिया में ही उसका प्रयोग करते हैं, एक मकान में या एक जगह पे ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो छोटे आकार के प्लांट में ही इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज के कैंपस के चलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डीजल पावर प्लांट मतलब ये है कि आपका एक डीजल जनरेटर लगा होगा, आप देखते होंगे। ठीक है, तो उसका प्रयोग हम एक छोटे प्लांट में या छोटे जगह पे ही किया जाता है। इसका क्या है डिसएडवांटेज, इसके बड़े हम आकार में उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। जो इसकी कैपेसिटी होती है वो आपकी लिमिटेड होती है, क्योंकि उसका फिक्स है कि इतने ज़्यादा से उसकी कैपेसिटी नहीं हो सकती। इसके यहाँ पॉल्यूशन भी अधिक होता है, इसका पीछे कारण है क्योंकि जो भी फ्यूल होता है, फ्यूल का कंबंशन होता है। तो फ्यूल के कंबंशन से क्या होता है कि आपके धुएँ निकलते हैं। जो धुएँ निकलते हैं वो काफ़ी आपके किसी मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए इसमें पॉल्यूशन की अधिक ज़रूरत होती है। ठीक है, पॉल्यूशन अधिक होता है। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ओवरलोड कैपेसिटी कम होती है। ओवरलोड कैपेसिटी का मतलब यही है कि जो उसकी क्या है कि उसकी कैपेसिटी लिमिट है, तो ओवरलोड की मतलब समस्या बनी रहती है। और ओवरलोड हो गया तो आपका जनरेटर पे जर्क ज़्यादा हो जाता है, अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, वो तो बाद वाले वीडियो में जब भी वीडियो आपका बनेगा उसके बारे में ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ये इसके डिसएडवांटेज थे। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट था। इसके बाद आपका है जो देखिए, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो एप्लीकेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है डीजल पावर प्लांट का, वो है इसका उपयोग इमरजेंसी प्लांट के रूप में होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं हाँ देखा है आपने कैंपस प्लांट में। जो भी हम उदाहरण लेंगे इसका ज़्यादातर आपके कैंपस में ही मिल जाएगा, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि मान लिया कभी हमारी जो सप्लाई आती है हमारे कॉलेज के कैंपस में, ठीक है, वो सप्लाई कुछ टाइम के लिए कट जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस इमरजेंसी पीरियड में हम डीजल पावर प्लांट का सहायता से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति को हम पूरा करने का कार्य करते हैं। इसलिए डीजल पावर प्लांट का जो उपयोग है इमरजेंसी प्लांट के रूप में होता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है पीक लोड पावर प्लांट के रूप में होता है। पीक लोड पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं, ये तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में जब आप थोड़ा सा इसके अगले चैप्टर में जाएंगे तो उसके बारे में बहुत सारे डिस्कस करेंगे, मिलेगा। एवरेज लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है, ठीक है, तो बेस लोड क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन पीक लोड के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस बता दूं कि पीक लोड मतलब वह पीरियड है जिस समय किसी लोड में जो डिमांड है वो काफ़ी अधिकतम होती है, मतलब पीक पर होता है। उस समय क्या है कि लोड की जो भी कंज्यूमर होते हैं उनके द्वारा जो लोड की डिमांड होती है वो काफ़ी मतलब मैक्सिमम होता है। जो पीक लोड टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन काफ़ी क्रिटिकली होता है। तो इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर लोड की समस्या बढ़ गई, मतलब लोड की डिमांड बढ़ गई, उस समय हम क्या करते हैं, पावर प्लांट का ही मतलब पावर प्लांट की सहायता से हम क्या करते हैं, लोड की समस्या को दूर करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। इसके बाद ये रहा। ठीक है, तो इसके बारे में और भी बारे में डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे तो बताएंगे ज़रूर इसके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद है
इसके अलावा आपका डीजल पावर प्लांट का उपयोग वहाँ पर है जहाँ पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है, जिससे जहाँ पे आपके जगहें ऊबड़-खाबड़ होती हैं, रास्ते ऊबड़-खाबड़ होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे जो भी आपके थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट, वहाँ पे उपलब्धता नहीं है, वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि डीजल पावर प्लांट का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है देखिए वो है आपका साइट सिलेक्शन ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो देखिए साइट सिलेक्शन ऑफ डीजल पावर प्लांट पढ़ने से पहले आप कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जिससे इससे पहले हमने क्या कहा, देखा कि जो डीजल पावर प्लांट के एडवांटेज क्या है बारे में डिस्कस किया, डिसएडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हमें डिस्कस करना है साइट सिलेक्शन फॉर डीजल पावर प्लांट। कभी भी किसी डीजल पावर प्लांट को हम लगाने के पूर्व मतलब पहले अब हमें कुछ बातों पर ध्यान रखने की बातें होती हैं, जैसे लोड सेंटर से दूरी। जैसे जो भी हम पावर प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, वो अब लोड सेंटर से कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहली बात यही है, बताया था इससे पहले वीडियो में भी, कि जो डीजल पावर कोई भी पावर प्लांट हो लोड सेंटर से काफ़ी दूर नहीं होना चाहिए। वही है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लॉसेस। तो वही अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस अधिक होंगे तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, एक तो इसीलिए लोड जो भी आपका डीजल पावर प्लांट होना चाहिए वो लोड सेंटर से काफ़ी दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्शन फैसिलिटी, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ट्रांसपोर्शन फैसिलिटी आपने देखा होगा अपने एरिया में, जैसे आपका यूपी जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है अगर किसी भी जगह हम कोई भी पावर प्लांट नहीं लगा पाते। इसके पीछे कारण ये भी होता है कि ट्रांसपोर्शन फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, क्योंकि इसमें खर्च आपकी ज़्यादा व्यय होता है। जैसे मान लिया कोई भी सामान हम क्या है कि कई चीज़ों से हम उसके चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन सबसे हमें सस्ता कौन सा है ये देखना पड़ता है। तो यही बात है, इसमें भी मैटर करता है कि कोई भी डीजल पावर प्लांट हमें स्थापित कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कहीं तो अधिक तो नहीं हो रहा है, इस बात पर ध्यान चाहिए। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो वहाँ पर वाटर की उपलब्धता कितनी है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो डीजल पावर प्लांट को कूलिंग करने के लिए, ठीक है, हमें क्या है कि कूलिंग वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हम कहीं भी डीजल पावर प्लांट स्थापित करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर जल की उपलब्धता आपकी कितनी है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ लोड। तो इसके अलावा जब भी हम डीजल पावर प्लांट को स्थापित करते हैं ये भी देखना रहता है कि लोड का नेचर क्या है, मतलब लोड की प्रकृति क्या है। कि जैसे है कि मान लिया उसका लोड कहीं बेस लोड जैसा तो नहीं है, या उसके अलावा पीक लोड जैसा तो नहीं है, या तो इसका एवरेज लोड जैसा तो नहीं है। तो लोड की ध्यान में दे रखते हुए ये भी देखा जाता है। जैसे बताया कि ज़्यादातर जो डीजल पावर प्लांट होते हैं आपने देखा कि पीक लोड की पूर्ति के लिए ही लगाया जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो लोड की प्रकृति के आधार पे हम क्या करते हैं, डीजल पावर प्लांट को स्थापित किया जाता है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, मतलब जो भी ईंधन की उपलब्धता के आधार पर, अगर मान लीजिए कोई भी डीजल पावर प्लांट लगा रहे हैं तो मान लीजिए कोई भी डीजल पावर प्लांट है, अगर पेट्रोल से ही चल रहा है या मान लीजिए डीजल से चल रहा है या अन्य कोई प्राकृतिक गैस मतलब जो गैसेस हैं उनसे चल रही है, तो सबसे बड़ा ज़रूरी यही है कि ये हम जानें कि वहाँ पे जहाँ पर हम डीजल पावर प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे वो फ्यूल आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो हमें पता चले कि हम जो चीज़ें लगा रहे हैं वो आपका उपलब्ध है, मतलब उपलब्धि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है मतलब ये भी चेक करना कि हम जहाँ भी डीजल पावर प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पर आपकी जो भी आपका उसमें उपयोग होने वाला जो फ्यूल है उसकी उपलब्धता वहाँ पे है कि नहीं है। नेक्स्ट आपका है
ये तो रहा इसके बारे में है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो है आपका हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या है बेसिकली, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो हीट इंजन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हीट इंजन क्या है कि वह इंजन जो प्राप्त हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम हीट इंजन कहते हैं। तो वह इंजन जो प्राप्त हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही लिखा है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मैकेनिकल मतलब हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, वो आपका हीट इंजन कहलाता है। अब क्या है कि हीट इंजन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इंटरनल कंबंशन इंजन, दूसरा है आपका एक्सटर्नल कंबंशन इंजन। तो आपके इंटरनल कंबंशन इंजन से क्या समझते हैं, एक्सटर्नल इंजन कंबंशन के बारे में देखते हैं। देखिए इंटरनल कंबस्टन इंजन से आपका क्या तात्पर्य क्या है, इस प्रकार के जो इंजन में फ्यूल का कंबस्टन सिलेंडर के अंदर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईंधन का जो दहन होगा वो सिलेंडर के अंदर होगा। जैसे मान लिया ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर मतलब ये है होता है कि जहाँ पे क्या होता है, जो भी ईंधन होता है वो जल बर्न होने के बाद या उसके दहन के पश्चात जो हीट एनर्जी जनरेट करेगा तो वो भाग, ठीक है, आपका सिलेंडर कहलाता है। तो अगर कोई भी आपका जो फ्यूल है, अगर उसका कंबंशन या दहन सिलेंडर के अंदर होगा तो आपको कहलाएगा इंटरनल कंबंशन इंजन, क्योंकि नाम से स्पष्ट है। उसी तरह आपका पहले इसका एग्जाम्पल बता दें। इसके एग्जाम्पल हैं आपके पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस टरबाइन, ठीक है। ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, इंटरनल कंबंशन इंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपका एक्सटर्नल कंबंशन। तो एक्सटर्नल कंबंशन से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार के मतलब इंजन में जो आपका फ्यूल का कंबंशन होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबंशन इंजन। नाम से स्पष्ट था एक्सटर्नल कंबंशन इंजन, तो मतलब ये होगा जो भी उसका कंबंशन या दहन होगा वो सिलेंडर के बाहर होगा। इसके उदाहरण है स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन, ठीक है। इसका भी उदाहरण आपने देखा था स्टीम टरबाइन के बारे में या स्टीम इंजन के बारे में, ठीक है। जो आपके जितने भी थर्मल पावर प्लांट थे, हाइड्रो पावर प्लांट था, इसी का सबसे बड़ा उदाहरण था, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था किस प्रकार स्टीम क्या है कि जो भी ईंधन था, कोयला था या जो भी चीज़ें थी, ठीक है, मतलब कोयला ही था। तो कोयले की बात करें, कोयले को हम क्या करते, ग्रेड पे रख के उसको बर्न करते थे, तो जिससे आपका जो क्या नाम है, बॉयलर सेल था। तो बॉयलर में क्या था कि जो पानी रखा था वो आपका हीट होना शुरू करता, जो भी उसका कंबंशन होता था या कंबंशन चैम्बर था या दहन भट्टी था, वो आपका जो भी सेल था, सेल मतलब क्या था, जो सिलेंडर या बॉयलर सेल था, तो बॉयलर सेल से बाहर ही होता था। तो उसका उदाहरण है आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, एसी का उदाहरण है एक्सटर्नल कंबंशन, ठीक है। ये चीज़ें रहा। इसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, थोड़ा बहुत करते हैं। मेन पार्ट ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। तो मेन पार्ट ऑफ आईसी इंजन कि मेन पार्ट कौन कौन से हैं, पहले इसको बता देते हैं, कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, मतलब अगले वीडियो में। तो इसमें मेन पार्ट ऑफ आईसी इंजन के देखिए क्या है। पहला पार्ट है आपका सिलेंडर, वही जहाँ पे क्या है कि जो भी आपका फ्यूल है जहाँ पे उसका दहन होता है, कंबंशन होता है, आपका सिलेंडर है। इसके अलावा सिलेंडर हेड है, मतलब सिलेंडर का हेड कहाँ है। वाल्व स्प्रिंग है, ये तो फ्यूल आप जानते हैं कि जो भी सिलेंडर के ऊपर जहाँ से क्या है कि जो भी हीट एनर्जी जहाँ से निकलना शुरू होती है, ठीक है, वही वाला पोर्शन आपका हीट हेड है, उसे वहीं वाल्व स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर है,
पिस्टन है, पिस्टन रिंग है, पिस्टन है, पिस्टन रिंग है। पिस्टन रिंग भी आपके दो भाग उसके बांटे गए हैं, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग। तो कंप्रेसर रिंग क्या है देखिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत आज बता दें। जो कंप्रेसर रिंग मतलब है कि कंप्रेसर रिंग में पिस्टन पर सबसे ऊपर की ओर लगा रहता है। जो पिस्टन होता है कंप्रेशन रिंग में ऊपर की ओर लगा रहता है, जिसका कार्य कंप्रेशन के दौरान एयर लीकेज को रोकता है। ठीक है, एयर लीकेज को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है आपका ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग का काम है, ऑयल रिंग पिस्टन पर सबसे नीचे की ओर लगा रहता है, जिसका कार्य सिलेंडर का लुब्रिकेशन या ऑयलिंग करना होता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग इनके काम है। कंप्रेशन का काम है जो आपका लीकेज का समस्या थी, लीकेज को दूर करता है। जैसे एयर लीकेज जो आपकी होती है सिलेंडर में, तो उसको दूर करने के लिए हम कंप्रेसर रिंग का प्रयोग करते हैं। जबकि ऑयल रिंग का प्रयोग ये है कि जो आपके क्या बोलते हैं कि जो ऑयलिंग होते हैं या लुब्रिकेशन होते हैं, ठीक है, उसका मतलब कार्य करने का कार्य करता है कौन सा, ऑयल रिंग। ठीक है, तो बस आज इतना ही। थोड़ा सा टॉपिक्स के जो रह गया है उस टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।